न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करते हैं। जब अपन काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स का मोशन डिस्कस करते हैं, पर हम ये नहीं देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन क्यों कर रहा है ना? ये जो वाई वाला जो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन क्यों हो रहा है ना, वो हम काइनेमेटिक्स में नहीं देखते थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो क्यों हो रहा है ना, वो भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि ऑब्जेक्ट यदि कोई पर्टिकुलर मोशन कर रहा है तो वो मोशन क्यों कर रहा है। ठीक है, तो न्यूटन साइंस के एरिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, और इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, और 1687 में इन्होंने एक किताब लिखी। क्या नाम था किताब का? तो 1687 में न्यूटन ने ये किताब लिखी, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, लंबा सा नाम है। और इसमें न्यूटन ने एक तो ये जो न्यूटन के 3 लॉज हैं मोशन के, 3 लॉज ऑफ मोशन है ना, उनको एक्सप्लेन किया। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसपे एक सेपरेट चैप्टर भी है आपका, है ना, उसको भी एक्सप्लेन किया। अच्छा, न्यूटन ने इसके अलावा भी फिजिक्स के कई ब्रांचेस में काम किया। उन्होंने ऑप्टिक्स में भी काम किया काफ़ी। अच्छा, फिर आप रेडिएशन जब हम पढ़ेंगे, रेडिएशन, तो उसमें आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडिएशन के एरिया में भी इन्होंने काम किया। अच्छा, और इतना ही नहीं, कि आप इमेजिन करें, ये 1687 की बात कर रहे हैं अपन, तो न्यूटन जब ग्रेविटेशनल फोर्स और लॉज ऑफ मोशन वगैरह जो है उस पर काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो मैथ्स अवेलेबल थी न्यूटन के पास में, वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल को न्यूटन जो है वो डिराइव कर सकें। तो न्यूटन ने अपने हेल्प के लिए एक अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ही एक तरह से इन्वेंट कर ली। ठीक है, और उस ब्रांच को आज की तारीख में हम किस नाम से जानते हैं? कैलकुलस। कैन यू इमेजिन? है ना, आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी है ना जिसको मैथ्स जो है वो कम पड़ी, तो उसने मैथ्स का एक नया ब्रांच ही इन्वेंट कर लिया। ठीक है, कैलकुलस। हालांकि कहते हैं कि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे न्यूटन ने कैलकुलस को इन्वेंट किया, एक और साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, लाइबनिज करके, उन्होंने भी कैलकुलस पे काम किया। और है ना, ये दोनों साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जाता है ना, लाइबनिज को और न्यूटन को, कैलकुलस को इन्वेंट करने के लिए। तो आप समझें, जैसे जो मैकेनिक्स का जो आपका जो टॉपिक है जेई में, वो ऑलमोस्ट एंटायरली न्यूटन की ही देन है। न्यूटन ने जो प्रिंसिपल्स जो आज से 350 साल पहले, आप देख रहे हैं, 350 साल पहले जो लिखे, उसके बेसिस पे आपका जेई के फिजिक्स का 20% ऑफ पेपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और कैलकुलस भी हम मान सकते हैं कि भाई मैथ्स के पेपर का अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% तो है ही। ठीक है, तो 15 से 20% पेपर आपका मैथ्स का, वो भी न्यूटन की ही देन है। तो सोचिए, है ना, ये मतलब इंसान का कैलिबर जो है वो कितना हाई होगा। और जितने फिजिसिस्ट अभी तक हुए हैं, न्यूटन को उनमें सबसे टॉप पे माना जाता है। ठीक है, न्यूटन है, और न्यूटन के बाद में यदि किसी साइंटिस्ट को माना जाता है जिन्होंने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया, वो थे आइंस्टीन। ठीक है, तो आइंस्टीन ने जो चीज़ बताई वो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, पर अभी हम मैकेनिक्स कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स में अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ी हिस्ट्री हो गई। तो अब लॉज ऑफ मोशन करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? इफ नो फोर्स acts on the body, the body's velocity cannot change. That is, the body cannot accelerate. तो न्यूटन का लॉ, बेसिक न्यूटन के जो लॉज हैं
वो बेसिकली किस कॉन्सेप्ट से डील करते हैं? फोर्स के कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, ठीक है। और फोर्स क्या हुआ है ना, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में यदि हम बोलें तो इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो फोर्स को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। फोर्स जो है वो या तो हमने किसी बॉडी को खींचा, है ना, पुल किया, है ना, तो या तो पुल के फॉर्म में दिखाई देगा फोर्स, है ना, किसी बॉडी को हमने पुल किया, और या फिर पुश के रूप में दिखाई देगा फोर्स, है ना, किसी बॉडी को हमने पुश किया तो पुल और पुश, ठीक है। फोर्स के बेसिकली दो फॉर्म हो गए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोलता है, यदि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो क्या होगा, बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी चेंज होगी ये सेकंड लॉ में हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ में केवल ये कि फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और यदि फोर्स नहीं लग रहा है किसी भी बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो उसका एक इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन ये भी हो गया कि यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी है किसी एक डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, बॉडी इस तरफ जा रही है, और इस पे सपोज कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये मान, जैसे आप एज्यूम करें कि कोई बॉडी यदि स्पेस में है, ठीक है, बाकी प्लैनेट्स वगैरह से काफ़ी दूर है, और यदि बॉडी की कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, तो बॉडी जो है वो लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती ही जाएगी, है ना। इसका नाम मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना, डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी का अपन वेलोसिटी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्पीड वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो वेलोसिटी मतलब इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैसे एक सोलर सिस्टम का डायग्राम है ना, अर्थ यहाँ पे है, अर्थ से आप एक रॉकेट में बैठे और इस तरफ गए, और सपोज यहाँ आते आते आपका फ्यूल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका रॉकेट है और ये आप हैं इस रॉकेट के अंदर, ठीक है। यदि इसका फ्यूल खत्म हो गया तो अब आप तो यदि इसका फ्यूल खत्म हो गया तो अब आप इसका डायरेक्शन तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। ये जिस भी डायरेक्शन में होगा रॉकेट, और यदि बाकी प्लैनेट्स वगैरह से काफ़ी दूर है, तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इस रॉकेट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी ही नहीं, है ना। आप सोलर सिस्टम के बाहर चले जाइएगा और मतलब लगातार आप चलते जाइएगा, और जब तक कोई दूसरा फोर्स नहीं मिलेगा ये रॉकेट चलता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ का ये इम्प्लीकेशन है। फर्स्ट लॉ को एक और नाम से हम जानते हैं, किस नाम से, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया का मतलब बेसिकली क्या निकला कि बॉडी का जो स्टेट है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। मतलब बॉडी यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और बॉडी यदि मूव कर रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव करती रहेगी, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। इनर्शिया का बेसिक मतलब क्या हो गया, नो चेंज, ठीक है। अब सेकंड लॉ देखते हैं। अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, द नेट फोर्स, है ना, ये नेट वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बेसिकली इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। यही है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो केवल क्वालिटेटिव टर्म्स में बताता है कि भाई फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी चेंज होगी ये सेकंड लॉ बताता है, ठीक है। और इसमें मेन वर्ड क्या है, नेट फोर्स, ठीक है। तो आप देखें इस वाली इक्वेशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो है वो केजीज में है, एक्सेलरेशन इसकी यूनिट आपको मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट जो है वो क्या है, ऑब्वियसली न्यूटन ने इतना काम किया है इस पे, तो इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन है, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, न्यूटन है इसकी यूनिट, ठीक है। तो इस लॉ का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। सपोज एक बॉडी हमने ले ली जिसका मास है 2 kg, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, और फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है, और 4 न्यूटन चूंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो मैं इसको 4i न्यूटन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास,
अच्छा, फोर्स जो है वो वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ठीक है। मास स्केलर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2i मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा इसमें कि ये नेट फोर्स की बात हो रही है, तो यदि एक से ज़्यादा फोर्स लगे हुए हैं इस बॉडी पे, यदि 2 kg और इस तरफ सपोज 6i न्यूटन है और इस तरफ -3i न्यूटन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बॉडी का, यदि ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो नेट फोर्स मतलब दोनों फोर्स को हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, F1 प्लस F2 अपॉन m, तो कितना हो जाएगा 6 - 3, 3i बाई 2, 1.2i मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये मास है, ठीक है, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। सपोज एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसको मैं बोल देता हूँ 3i + 3j, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में फोर्स है -5j, है ना, सबकी यूनिट न्यूटन है, ठीक है। और एक फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ना, इसको मैं बोल देता हूँ कितना, है ना, -6i प्लस सपोज 2j। तो इस बॉडी का यदि अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, तीनों फोर्सेस को ऐड कर दें हम, है ना, 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स का एडिशन हमको करना आता है, मास से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो तीनों का x कंपोनेंट हम ऐड करें, तो x कंपोनेंट जो है केवल 2 ही फोर्सेस का है ना, -6 इधर 3 इधर, तो -3i, और y कंपोनेंट है ना 2j 3j और -5j, तो 0 हो गया है, तो 0 अपॉन 2, ये कितना हो गया -1.5i मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस बॉडी का जो मोशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, कितना 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन जब अपन स्टडी करेंगे, तो अपन देखेंगे कि किसी भी बॉडी पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन फोर्सेस को एनालाइज करने का, है ना, एक प्रिंसिपल अपन फॉलो करेंगे, है ना, थ्रू आउट इस चैप्टर में भी और मतलब पूरे सब्जेक्ट में। तो वो प्रिंसिपल जैसे क्या होगा, तो इमेजिन करें जैसे, है ना, यहाँ पे 4 बॉडीज हैं, सपोज ये ब्लू वाली जो बॉडी है ना, उसका मोशन हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लू वाली बॉडी यदि इस ग्रीन वाली बॉडी से किसी एक धागे के साथ बंधी हुई है, और ये धागा जो है ब्लू वाली बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स तो इस पे ये लग गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि ये ब्लू वाली बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी हो, ठीक है, और ये वॉयलेट वाली बॉडी भी चार्ज बॉडी हो, तो इसके कारण भी ब्लू वाली बॉडी पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है ना, पॉसिबल है। फिर ये पिंक वाली बॉडी हो सकता है अर्थ ही हो, ठीक है, और अर्थ के कारण ये ब्लू वाली बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रही हो, है ना, ये भी एंटायरली पॉसिबल है। तो जब ब्लू वाली बॉडी के मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, है ना, ये फ्रेज आप देखिएगा, ये बार बार आएगा। हम क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये फ्रेज जो है ना बार बार आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ, सी जब एक से ज़्यादा बॉडीज एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उनमें से किसी एक बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेटर क्या रहता है कि हम उस बॉडी को आइसोलेट कर लें, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ये सपोज ये बॉडी ए है, ठीक है, कि हम बॉडी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है।
तो बॉडी ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, बॉडी ए को हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, बाकी जो बॉडीज हैं उनको हम भूल गए, केवल बाकी बॉडीज के कारण जो ए पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने अलग से बना लिया, ठीक है, और बाकी बॉडीज आप इमेजिन करें कि जैसे वो है ही नहीं, ठीक है, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं उसको अपन ने बना लिया, ये 3 फोर्स लग रहे थे, है ना, ये 3 फोर्सेस अपन ने बना लिए और बाकी तीनों बॉडीज को हमने, है ना, मेंटली हटा लिया वहां से, ठीक है, क्योंकि हर बार अलग से डायग्राम बनाएंगे उतना टाइम तो कई बार रहता नहीं है, तो पर जिस बॉडी पे फोर्सेस को हमको एनालाइज करना है उस बॉडी पे सारे फोर्सेस को अपन ने बना लिया, और उसके बाद में क्या, उसके बाद में इसका इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इन फोर्सेस को जब अपन रिजॉल्व कर लेंगे तो यही सिचुएशन हो जाएगी कि ये बॉडी है उस पे, है ना, कोई एक पर्टिकुलर फोर्स तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इन सभी फोर्सेस को जब अपन रिजॉल्व कर लेंगे तो इनका एक एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, एक वाई कॉम्पोनेंट, है ना, ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है उसका, तो ये एक्स कॉम्पोनेंट है, इस फोर्स को मैं एफ एक्स बोल दूं, वाई कॉम्पोनेंट है इसको एफ वाई बोल दूं, तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, और उसके बाद में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है ना, नेट एक्सेलरेशन निकालना है या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है, हम बॉडी के मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला फ्रेज जो है इसको ध्यान में रखें, इसका मतलब बेसिकली यही है कि जिस बॉडी के लिए हम बोल रहे हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो मतलब ये हो गया उस बॉडी को हमने आइसोलेट कर लिया और उसके ऊपर जितने फोर्सेज हैं उन सबको बना लिया, ठीक है, इससे हमारा एनालिसिस थोड़ा सिंपल हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखें।